नमस्कार। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है कोविड-19 और न्यायिक व्यवस्था। आज इस परिचर्चा पर वार्ता के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री प्रियरंजन जी, जो कि फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता हैं। प्रियरंजन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। कोरोना वायरस को WHO ने महामारी का नाम दे दिया है। न्याय व्यवस्था पर इसका काफ़ी असर पड़ा है। आज हम परिचर्चा में ये जानना चाहेंगे प्रियरंजन जी से कि सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश आया है कि हम अपना बचाव भी करते रहें और साथ साथ ही हम न्यायिक व्यवस्था भी बिल्कुल जारी रहे, क्योंकि जब से आपने देखा होगा कि लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से, हर बहुत सारे चीज़ बंद हुए हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था लगातार चलती रही है। अत्यावश्यक जो मामले हैं उसकी सुनवाई होती रही है और साथ साथ जो भी जरूरी काम है वो कोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस संबंध में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का दिशा निर्देश आया है, उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कैसे हम कोरोना संक्रमण से भी बचें और साथ साथ हम लोगों को न्याय भी मिलता रहे। तो इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश? नोवेल कोविड-19 ये एक वैश्विक महामारी है और इसका कोई वैक्सीन निकला नहीं है। ये बीमारी ऐसी है कि बहुत जल्दी लोगों को अपने कब्जे में लेती है और उसका प्राणांत हो जाता है और सारे क्षेत्रों में इस कोरोना से लड़ाई की दिशा में लड़ी जा रही है लड़ाई। और इसके लिए हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उधर से भी गाइडलाइंस आया है। सबसे बड़ा गाइडलाइंस इसमें यह है कि जो फुटफॉल्स है, जो क्लाइंट्स को कोर्ट में आना है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जिनको बहुत ज़रूरत है उनको ही बुलाया जाए, अब बाकी लोगों को न बुलाया जाए। पहला तो ये रिस्ट्रिक्शन आया है। दूसरा, जो जितने कोर्ट है उस पर मैक्सिमम को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। ऐप आ गए हैं उसके डिफरेंट। पहले हम लोगों ने वीडियो मोबाइल ऐप से काम किया, वीडियो मोबाइल ऐप पे भी अच्छा काम था, लेकिन फिर उसको अपग्रेड करते हुए दूसरे मोबाइल ऐप में हम लोग काम शुरू हुआ उसमें, जिसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कहते हैं। उसी में काम अभी हो रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना को लेकर उसमें भी तमाम सुधार हुआ है। ये तो तमाम सुधार हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस वगैरह आए हैं, जो ई फाइलिंग वगैरह हो रही है, ई कोर्ट का नया कॉन्सेप्ट आया है जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। जबकि ई कोर्ट के बहुत सारे फायदे हैं कि आप देखते होंगे कि एक साल में लगभग 1 करोड़ पन्ना पेपर जो बर्बाद होता है लिखा पढ़ी करने में या जो कोर्ट के काम करने में, इसके साथ साथ आधारभूत संरचना में खर्च होता है, उसके बाद परिवहन पे खर्च होता है, सुरक्षा में खर्च होता है। तो लागत में कमी भी आएगी अगर ई कोर्ट के जरिए सुनवाई होती रहे। फिर भी कई मायनों में ई कोर्ट पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। इसके क्या कारण है? नहीं, असफल अभी पूरी तरह नहीं है। अभी तो अपने शैशवा काल में है, खासकर बिहार में, और धीरे धीरे मजबूत होगा। हम लोग भी सीख रहे हैं और चूंकि नई चीज़ है तो थोड़ी मुश्किलात है। और सबसे बड़ी बात है, ई फाइलिंग में हम लोग तैयार करते हैं कंप्यूटर पे ही, और उसको ईमेल से हम लोग एक ईमेल मिला है, उस ईमेल पे हम लोग फाइल कर देते हैं। वो फाइल होके फिर जो हमारे पीओ हैं, जज हैं, उनके कोर्ट में जाता है। उसके बाद सुनवाई होती है। एक तरीका है, इसमें पेपर भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, और जो शहर में जाम की समस्या है उससे भी बचाव हो रहा है। और सबसे बड़ा बचाव है कि एक जगह लोगों की भीड़ नहीं जुट पा रही है, जिससे कोरोना को हराने में सुविधा है, सहायता है। ये तो सही है बिल्कुल कि इससे लागत में भी कमी आती है। अगर इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ई कोर्ट के जरिए, तो उससे बहुत सारे चीज़ पर बहुत अच्छा असर भी पड़ रहा है कि लोगों का फुटफॉल नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ जो अधिवक्ता लोग हैं वो घर बैठे काम काज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ये देखने को मिल रहा है कि ई कोर्ट के जरिए सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही है। जो न्याय के लिए आप देख रहे होंगे कि देश में 3 करोड़ मामले पहले से लंबित है। इसका कहीं ना कहीं से न्यायिक व्यवस्था पर कोरोना का एक असर तो देखने को मिला। नहीं, एकदम असर है, एकदम असर है। और जो लोग अभी जेलों में हैं उनकी सुनवाई उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए थी। अधिवक्ता अभी इस सिस्टम से अभी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है और सभी अधिवक्ताओं के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का होना चाहिए वो भी नहीं है। उनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, बहुत सारे अधिवक्ताओं को, कुछ अधिवक्ताओं को है। और सबसे बड़ी बात है कि अब कोरोना 19 है, उससे भी बचना है और न्यायिक व्यवस्था को जारी भी रखना है, न्याय भी देते रहना है, क्योंकि कहीं अगर न्याय रुक जाएगा
तो ऐसे ही देश में कोरोना के कारण बहुत सारी जो ये हो रही है कि बहुत सारे लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और न्याय अगर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल सिस्टम जो है ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसके तहत जो ई कोर्ट, आपने बहुत अच्छी बात बताई लोगों को कि ई अर्जेंट फाइलिंग के तहत ईमेल से फाइलिंग हो रहा है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे हम लोग अर्जेंट फाइलिंग से केस फाइल करेंगे? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए हर एक अधिवक्ता को, और वो ईमेल अकाउंट या जीमेल पे हो और किसी भी में हो, एक ईमेल अकाउंट अपना बना लें, जिनका है वो अपना ठीक है। उसके बाद एक ईमेल अकाउंट कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ईमेल आईडी, अपना एक बिल पिटीशन या जो भी पिटीशन हो, अर्जेंट पिटीशन हो, उसको तैयार कर लें ऑनलाइन ही, और तैयार करके उसको सिलेक्ट करके एक फाइल बना के, PDF फाइल बना के उसको उस ईमेल पे भेज दें। फिर क्या होगा कि वो ईमेल कोर्ट के उस पे जाके फिर वहाँ खुलेगा, खुल के फिर वहाँ अपना नेक्स्ट डेट, हर एक कोर्ट का एक QR कोड दिया गया है, उस QR कोड को स्कैन करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप है वो डाउनलोड करके उस QR कोड को स्कैन करके आपका एक्सेस उस कोर्ट में हो जाएगा। फिर उस कोर्ट में जाके अपना बहस कर लीजिए, बहस सुन लीजिए, और जो भी रिलीफ है मिल रहा है। अब उस बड़े पैमाने पे नहीं मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन इसमें कहीं एक हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिटिगेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और हमारे बहुत सारे अधिवक्ता भी देख रहे होंगे, तो इसमें एक पक्ष और भी आता है कि दूसरे पक्ष को अर्जेंट फाइलिंग के तहत हम लोग कैसे सूचना देंगे कि ताकि दूसरा पक्ष भी वहाँ पर मौजूद रहेगा और हमारी सुनवाई प्रॉपर वे में रहे। क्योंकि अगर मान गए हम लोग जमानत फाइल करते हैं और हमारी सुनवाई हो जाती है, लेकिन फिर उसके लिए एक तिथि अगली पड़ जाती है कि दूसरा पक्ष को तो सुना ही नहीं गया, और एक पक्ष आप देखते हैं कि हमेशा स्टेट रहता है, तो स्टेट को ये रिसीव कराने के लिए, जानकारी देने के लिए क्या प्रावधान है? देखिए, स्टेट के लिए तो कोर्ट से उन लोगों को जानकारी हो जाती है, लेकिन जहां प्राइवेट पक्षकार हैं, जो विपक्षी हैं, जो स्टेट नहीं है, उस पर अभी कुछ गुंजाइश है अपग्रेड करने का। हो सकता है कि वो भी अपना, हर एक वकील अपना ईमेल आईडी दे दें ताकि एक कॉपी उनके मेल पर भी भेज दिया जाए। एक और भी चीज आई है बहुत अच्छा कि ई कोर्ट ऐप एक आया। ई कोर्ट ऐप के तहत हमारे दर्शक या हमारे लिटिगेंट्स वगैरह जो भी हमारे न्यायिक व्यवस्था में जो विश्वास रखते हो, जो भी लाभ पाना चाहते हैं, वो ई कोर्ट ऐप पर क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सबसे बड़ा सुविधा उससे हुआ है, उससे मिली है लोगों को, अधिवक्ताओं को खासकर, कि जो हम लोग मोटी मोटी डायरी लिखते थे, डेट एडवांस करते थे, उससे हम मुक्त हो गए। हर एक ऑर्डर को हम लोग वहाँ उसको ई कोर्ट ऐप में जाके एक्सेस करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेट खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। हम किसी क्लाइंट के नाम से केस चेक कर सकते हैं, केस के नंबर से चेक कर सकते हैं, उस जो एक्ट है उससे हम लोग केस चेक कर सकते हैं, उसका नंबर एक CNR नंबर है उससे हम चेक कर सकते हैं, GR नंबर से चेक कर सकते हैं। हम लोग किसी भी केस को किस के बाहर, हम ही लोग नहीं, ये क्लाइंट भी चेक कर सकता है, और वो अपना डेट उसमें जी, देश दुनिया के में बैठे हुए लोग कहीं भी अगर चाहेंगे तो अपने केस का, कि उनको अब डार्क में नहीं रखा जा सकता कि आपके केस में क्या हुआ, या उनको अपने केस की स्तर बाय स्तर जानकारी मिलती रहेगी, और कहीं से भी बैठ के वो ई कोर्ट ऐप से देख सकेंगे। इसके साथ साथ जो किस धारा में वो केस दर्ज हुआ, और पिटिशनर्स का नाम, रेस्पोंडेंट का नाम, या एडवोकेट उनके कौन है, ये जो परेशानी होती थी, जैसे कि अभी बात चली कि कैसे अर्जेंट फाइलिंग के तहत उनको रिसीव कराया जाएगा सेकंड पार्टी को, तो उस पर तो नाम बिल्कुल रहता है कि स्टेट है या अदर पार्टी है, तो आप उनको रिसीव करा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अभी जो न्यायालय में जो व्यवस्था हमारी चल रही है ये कोरोना संक्रमण को लेकर, तो संक्रमण से बचाव के लिए न्यायालय द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, न्यायालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना को लेके, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है भी, ताकि अनवांटेड लोग ना आए, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, न्यायालय परिसर में ऐसे घूमने या भीड़ लगाने ना आए। पहले तो ये बात हो रही है। दूसरा, परिसर को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। तीसरा, जो कोर्ट के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और जो वकील का बैठने का जगह है, उसके बीच में एक स्क्रीन लगाया जा रहा है ट्रांसपेरेंट, ताकि उधर से इधर ना कुछ आ पाए और इधर से उधर कोई इन्फेक्शन ना जा पाए। ये सुविधा हो रही है। हर एक कोर्ट के गेट पर एक प्यून रहते हैं जो सैनिटाइजर देते हैं सबको हाथ में लगाने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने अधिवक्ता समाज भी कि एक बार में कम लोग इजलास के अंदर जाएं, बाकी लोग बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खड़े रहें, और इससे फायदा हो रहा है। और अभी तक मुजफ्फरपुर कोर्ट खासकर जहां हम प्रैक्टिस करते हैं वो कोरोना संक्रमण से बचा हुआ है। जी, तमाम तरह के गाइडलाइंस आ रहे हैं, दिशा निर्देश आ रहे हैं, सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, प्रशासन भी निरंतर सजग है।
एक कोर्ट में एक दिशा निर्देश ये भी आया है कि कोर्ट की प्रणाली जो चलेगी कि कुछ कोर्ट प्रतिदिन बैठेंगे, कुछ कोर्ट रोस्टर वाइज बैठेंगे, कुछ फिजिकल और वर्चुअल। बहुत सारे हमारे लिटिगेंट्स ऐसे हैं कि जो वर्चुअल कोर्ट और फिजिकल कोर्ट नहीं समझ पाते, और जबकि एक दिशा निर्देश है उच्च न्यायालय का भी आया है कि इतने समय तक फिजिकल कोर्ट बैठेंगे, उसके बाद वर्चुअल कोर्ट बैठेंगे। आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे। देखिए, बहुत अच्छा हुआ है। पहले सारे कोर्ट वर्चुअल बैठते थे, ऑनलाइन बहस होती थी, लेकिन वैसे अधिवक्तागण या क्लाइंट जिनके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह का मोबाइल नहीं है, सिस्टम नहीं है, या उस तरीका को नहीं सीखे हैं, उनको दिक्कत होती थी। तो ये मैटर फिर उठाया गया। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, रोस्टर वाइज कुछ कोर्ट फिजिकल बैठेंगे। एक कोर्ट जो आज फिजिकल बैठ रहे हैं, 3 दिन तक वो फिर नहीं बैठेंगे, फिर चौथे दिन वो फिजिकल बैठेंगे। तो जो वकील या क्लाइंट जिनको दिक्कत होती है ऑनलाइन, वो अपना फिजिकल कोर्ट में काम कर लें, और जिनको ऑनलाइन भी काम करने आता है, फिजिकल भी काम करने आता है, और दोनों करें। जो अपने घर पे है, कोर्ट में नहीं आ सकते, केवल ऑनलाइन काम करें। ये बहुत सुविधा है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि करीब 8-9 कोर्ट प्रतिदिन फिजिकल है। किस तरह के मामलों की सुनवाई हो रही है? जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि फिजिकल कोर्ट बैठ रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट बैठ रहे हैं, इसके अलावा कुछ कोर्ट प्रतिदिन बैठ रहे हैं, जिसमें कि जो विशेष कोर्ट हैं बने हुए, उत्पाद अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जो है कोर्ट, इसके साथ साथ पॉक्सो के कोर्ट भी, और खाद्य अपमिश्रण जो है एक्ट के तहत जो न्यायालय चल रहे हैं, विशेष न्यायालय, वो भी लगातार बैठ रहे हैं। तो ये किस तरह के मामलों की सुनवाई उनके द्वारा की जा रही है? अभी जितने भी आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई चल रही है, जो उसमें अर्जेंट हो, और दूसरा फैमिली कोर्ट से रिलेटेड जो मामले हैं उनकी सुनवाई चल रही है। आपराधिक मामलों में जो अर्जेंट है, जैसे बेल का मामला हो गया, चूंकि ये बेल रिमांड का की जो प्रक्रिया रुकती नहीं है, हमेशा कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, तो जो पकड़े गए हैं उनको न्याय चाहिए, उनको भी बेल दाखिल करने का, बेल पे सुनवाई कराने का मूल मौलिक अधिकार है। तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए ये कोर्ट के द्वारा बेल की सुनवाई होती है। बेल की सुनवाई तो हर एक कोर्ट में होती है, और किसी जो स्पेशल कोर्ट है उसमें कभी कभी जरूरत के हिसाब से दूसरी सुनवाई भी होती है। ये तो रही आपराधिक मामलों की बात। कुछ दीवानी मामलों के भी जो हमारे अधिवक्ता है वो, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो सुन रहे हैं, जो हमारे लिटिगेंट्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि दीवानी मामलों में, क्योंकि अभी जो ये कोरोना को लेकर प्रियरंजन जी बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग अभी इस जागरूक नहीं हो पाए हैं। लोगों को लगता है कि कोरोना सिर्फ कुछ ऐसे लोगों को होता है जो कि पहले से उनको कोई बीमारी हो, या इसकी गंभीरता को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तमाम तरह के दिशा निर्देश आए हैं कि मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, हर 2 घंटे पर आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए। तमाम जागरूकता के सरकार, भारत सरकार हो या हमारी जो राज्य सरकार हो, तमाम जागरूकता के उपाय कर रही है, लोगों को जानकारियां दे रही है। इसके बावजूद भी अभी आप देखेंगे कि कोर्ट परिसर हो या सड़क पर हो कि लोग बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, ना कोई मास्क, बहुत कम ही लोग लगा पा रहे हैं, और सैनिटाइजर, या एक सबसे बड़ी चीज़ है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो कि होना चाहिए। जैसे आप और हम भी अभी बातचीत कर रहे हैं तो हम लोगों ने मास्क भी लगा रखा, और एक फिजिकल डिस्टेंसिंग हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है कि इतनी दूरी तो कम से कम जरूर होनी चाहिए। तो इसमें कुछ हमारे जो ऐसे लिटिगेंट्स है वो जानना चाहेंगे कि जो फौजदारी मामलों में तो अत्यावश्यक मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन दीवानी मामलों में किस तरह की सुनवाई हो रही है, और उसका समय क्या है, जिसमें कि वो जानना चाहेंगे। और उस वक्त पे अगर वो चाहते हैं कि ऑनलाइन अपने कोर्ट की कार्यवाही देख सके, या फिर ऐप के जरिए वो दाखिल हो सके, जैसे कि आपने बताया माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप जो है, उसके जरिए बहुत फैमिली कोर्ट में भी बहुत सारे लोग अपनी बात अपनी खुद कह सकते हैं। तो ये सिविल मामलों के लिए क्या समय निर्धारित किया गया, और क्रिमिनल मामलों के लिए क्या समय है? सिविल मामलों में जो जनरल मामले हैं सिविल का, चूंकि उसमें उतनी आवश्यकता नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो कम सुनवाई होते हैं। सिविल में फैमिली कोर्ट का तो पूरा होता है, और खासकर जो अर्जेंट मामला है जिसमें अत्यावश्यक सुनवाई होना, उसके लिए वो एक पिटीशन डाल के और एक रिक्वेस्ट करके और उसकी सुनवाई होती है। जज साहब उसको समय देते हैं, सुनते हैं। और ये जो दीवानी मामले जो हैं, उसमें किन तरह के मामलों की सुनवाई हो रही है? जो नए केस फाइलिंग जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और किस तरह से नए केस फाइलिंग किए जा रहे हैं? जो सुनवाई है दीवानी मामलों में, जो अर्जेंट है, जहाँ कोई इंजंक्शन लेना हो, कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर लेना हो, या समय बीतने से बहुत नुकसान होगा, जो इरिपेरेबल लॉस होगा,
उन सब की सुनवाई होती है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती भविष्य में कभी भी, उनकी सुनवाई होती है। जी, उच्च न्यायालय समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहा है, पूरी नज़र रखे हुए है कोर्ट पे, कोर्ट कर्मियों पे। इसके साथ साथ जो हमारे जिला बार एसोसिएशन है, जगह जगह के जिलों के सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें एक समय की भी बात आती है, क्योंकि न्याय पहले दिन भर मिलता था। आप एक कोर्ट की टाइमिंग होती थी 10:30 से लेकर 4:30-5 बजे तक लोग कोर्ट में विभिन्न न्यायालयों में जा पाते थे। अब न्याय की जो सीमित समय के लिए न्याय दिया जा रहा है, तो इसमें कैसे मामलों को बांटा गया है कि किस वक्त सिविल के मामले सुने जाएंगे, किस वक्त क्रिमिनल केसेस के मामले सुने जाएंगे, बेल वगैरह किस वक्त होगा? उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस न्यायालय के हैं वो अपने सुविधा अनुसार तय करते हैं कि किस समय किनका सुना जाए। और चूंकि केवल बेल का ही काम होता है मुख्यतः, इसलिए ज़्यादा काम भी न्यायालय के पास अभी नहीं है, कोई बड़ा काम हो नहीं रहा है। इसलिए अच्छा, उसके बाद क्या है कि फर्स्ट हाफ में तो फिजिकल कोर्ट होता है, सेकेंड हाफ में वर्चुअल कोर्ट होता है। तो कोर्ट तो पूरा हो रहा है, लिटिगेंट्स कम आ रहे हैं। अभी कोविड-19 है, जान है तो जहान है, पहले इसको। जी, हमारे देश में न्याय के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था रही है, और न्याय पाने के लिए आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे फौजदारी मामलों में आप देख रहे होंगे कि आपके जो लिटिगेंट्स हैं आके कहते होंगे कि हमें पुलिस ने परेशान कर दिया, या हमें जो हमारे प्रतिद्वंदी लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, या घरेलू मामलों में जो विपक्षी हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे कोरोना काल में उन सारे मुकदमों को कैसे फाइल किया जाए और कैसे पुलिस से गुहार लगाकर उनको न्याय दिलवाया जाए? तो सबसे पहले जो पीड़ित है वो थाना को अप्रोच करे, थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए, उसमें रोक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसमें संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है पुलिस को, तो पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करना है। अगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है किसी वजह से, तो पीड़ित के पास ये अधिकार है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से वो जो आरक्षी अधीक्षक हैं या यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उनके यहाँ भेज दे शिकायत, उस पर वो दर्ज हो जाएगा। उसके बाद भी दर्ज नहीं हुआ तो फिर पीड़ित को अधिकार है न्यायालय में आकर और एक परिवाद पत्र दाखिल करे, उसमें गुहार लगाए कि इस हमारे परिवाद को प्राथमिकी दर्ज हेतु थाना में भेजा जाए, तो उसको थाना में भेज दिया जाएगा, अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लॉकडाउन के बाद जो फाइलिंग की प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी रुक गई थी, क्योंकि जो भी थी urgentfiling.com के तहत हो रही थी। लेकिन अब काउंटर पर जो फाइलिंग की प्रक्रिया है लगातार हो रही है, लेकिन काउंटर पर जो केसेस फाइल हो जा रहे हैं जो ये संक्रमण के बाद, उसमें देखा जा रहा है कि आगे की तिथि पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वैसे में वो जो न्याय पाने के लिए लोग उत्सुक हैं वो कहाँ पर जाए? देखिए, अभी मजबूरी का काल है, अभी आपातकाल की स्थिति है कोरोना-19 के कारण कि किसी भी पीड़ित को हम लोग उसकी जान बचाएं, जान प्रमुख है। और आज अगर नहीं हो पाया किसी वजह से तो कल होगा, क्योंकि न्यायालय के कर्मी को भी कम किया गया है, जितने कर्मी आते थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 1/3 लोगों को ही करना है। केसेस ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है, कर्मी कम है, तो थोड़ी परेशानी होगी, उसको हम सब लोग लेके चलेंगे। जान है तो जहान है, बिल्कुल सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और जो छोटे छोटे मामलों के लिए पहले जो आप न्यायालय में चले आते थे या आप पुलिस के पास चले जाते थे, वैसे मामलों से बचना होगा। जो पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि वगैरह हैं वो अपने जो भी उनके यहाँ जो मामले आते हैं उसको, जो भी सुलह योग्य मामले हैं, जो ऐसे मामले हैं जिसको समनीय मामले हैं, उसको अपने स्तर से वो निपटा सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी जो मामले हैं जिसका कि कहीं कोई निदान नहीं है, उसके लिए जैसा कि प्रियरंजन जी ने बताया कि आप एसपी साहब के यहाँ जा सकते हैं, संबंधित थाने पे जा सकते हैं। अगर थाने से सुनवाई नहीं होती है तो आप एसपी साहब के यहाँ जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि घरेलू, जो ये लॉकडाउन में भी मैंने देखा या कोरोना संक्रमण के समय भी देखा कि लोग घरों में रहने लगे हैं, लोग सजग हैं, सतर्क हैं, लेकिन ज़्यादा समय घरों में दे रहे हैं, तो घरेलू विवाद बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में बढ़ता जा रहा है। वैसे लोगों के लिए प्रियरंजन जी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो ठंडे मन से रहें, दोनों पक्ष शांति से रहें, विवाद को जन्म न दें। अगर किसी कारण से विवाद जन्म हो जाता है, उसका शमन करें, उसको रोक के उसको समाप्त करें। अगर विवाद समाप्त नहीं होता है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे राय लें, मित्रों से राय लें, बात करें। और फिर भी विवाद नहीं समाप्त होता है तब पुलिस को फ़ोन करें, बहुत सामाजिक संस्थाएं हैं उनको फ़ोन करें, वो आपके विवाद के संबंध में पहल करेंगे और उसका निदान होगा। जी, कुछ ऐसे भी मामले हैं अनुज जी जो कि बिल्कुल ऐसा है प्रियरंजन जी की वो मामले सुलह हो चुके हैं आपस में, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया लगानी है कि जो न्यायालय में वो उनको जाना है और वो सुलह फाइल करके उसको खत्म करना है। तो वैसे मामलों के लिए भी शायद कोई निर्देश आया है कि जो सुलह वाले मामले हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। उनके जो छोटे छोटे मामले हैं, सुलह हैं, जो जमानती अपराध हैं,
उसमें यह अशंसनीय है। उसमें पक्षकार न्यायालय में आके एक उसमें शर्त यही है कि कोरोना का टेस्ट पहले वो करा ले सदर अस्पताल से, उसके बाद न्यायालय में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यायालय में आए और उसके बाद उनका जो मुकदमा है उसका समापन होगा। हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि ये कोरोना काल का असर न्याय व्यवस्था पर तो पड़ा ही पड़ा, साथ साथ अधिवक्ताओं या लिटिगेंट्स पर भी किस प्रकार पड़ा? चैम्बर का काम हमारा है, उसमें कोशिश करते हैं क्लाइंट न के बराबर आए और ज़्यादा राय हम मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और बाकी जो व्यवस्था है उसके माध्यम से दे देते हैं। उनकी बात सुन लेते हैं, फिर कहते हैं कि आपको और भी जो समझ में नहीं बात आ रही है तो आप लिख कर हमको व्हाट्सएप पे भेज दें, उसको हम देख लेते हैं, केस तैयार करके फिर क्लाइंट को भेज देते हैं। भेज के वो अपना देख कर ओके कर दिया, उसके बाद हम लोग फाइल करते हैं। कोर्ट में भी बात है तो कोर्ट में भी हम लोग क्लाइंट्स को कहते हैं कि जितना कम से कम आइए, आपके बदले में हम खुद हैं वहाँ मौजूद हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। एक आदेश है ऑनरेबल कोर्ट का कि किसी भी केस में एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होना है। तो एक ये सुरक्षा शील्ड सभी क्लाइंट्स के पास है कि कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा और कोशिश करते हैं क्लाइंट कम से कम आए, जिनको मजबूरी है आना वही आए। अगर कोई भी वकील अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसका बेल नहीं टूटेगा, उसको कोई भी भय नहीं रहेगा या किसी भी तरह का ऐसा कोई जजमेंट उसके खिलाफ नहीं होगा, तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सतर्क रहने की, सजग रहने की जरूरत है। और खासकर जो न्याय व्यवस्था हमारी है वो आपको लगातार न्याय देने के लिए कृत संकल्पित है। लगातार सुधार किए जा रहे हैं, तरह तरह के दिशा निर्देश आ रहे हैं, तमाम जो परिसर है उसकी सैनिटाइजेशन की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सजग रहें, सतर्क रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बनाए रखें। कहीं भी अगर आप बाहर निकलना, बहुत मजबूरी है कोर्ट में आना या अपने वकील से आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप दूरभाष पर बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं, या आप कहीं से भी अगर बहुत बाहर हैं आप तो पत्र लिखकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे प्रियरंजन जी ने बताया कि ई कोर्ट ऐप, आपको अगर कुछ भी देखना है, डेट्स वगैरह जानकारी लेनी है तो बगैर आप किसी को कोई ये जानकारी लेने के लिए किसी को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए या अपना नुकसान पहुंचाए, आप कहीं से भी बैठ के देश दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप जानकारी ले सकते हैं कि ई कोर्ट ऐप के तहत कि किस तरह से आपका केस आगे बढ़ रहा है, कि क्या केस का स्टेज है और किस तरह आपको कब उपस्थित होना है। और जब भी कोई इस तरह की जानकारी होगी तो अधिवक्ताओं के माध्यम से आपको या न्यायपालिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको बिल्कुल घर बैठे मिल जाएगी। कोरोना काल में आप हमारे जो ये दर्शक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? एक ही काम कहेंगे, घर से मत निकलिए जब तक अत्यावश्यक न हो, हाथ बराबर धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, मास्क लगाएं और मास्क को बदलते रहें, भीड़ में न जाएं। अगर मजबूरी हो भीड़ में जाना तो कम से कम 3 फीट 4 फीट की दूरी पे रहें। और ये जो अपनी डिस्टेंस बनाए रखें और उसके साथ साथ अपने न्याय पाने के लिए जो भी आपके एडवोकेट हैं उनसे आप संपर्क में बिल्कुल रहें, आपको घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ मामले ऐसे हैं कि जैसे मुजफ्फरपुर में वो मामलों का निष्पादन हो गया या जो संबंधित जिला है जहां भी हैं वो लिटिगेंट्स उनका निष्पादन हो गया, तो वो अभी जो माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइलिंग करने की क्या प्रक्रिया है और कैसे वहां से न्याय पा सकते हैं? हम लोग जो यहाँ से मान लीजिए किसी का बिल रिजेक्ट हो गया या कोई और काम के लिए हाईकोर्ट जाना है तो यहाँ से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो संबंधित अधिवक्ता है उनको भेज देते हैं और फिर वो अपने उस डॉक्यूमेंट्स को ऑनरेबल कोर्ट के साइट पे फाइल कर देते हैं। फिर उनको एक कोड जनरेट होता है उनके लिए, फिर वहाँ ऑनलाइन बहस होती है, बहस होने के बाद रिलीफ मिलता है, रिलीफ फिर वहाँ से फैक्स के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से इस कोर्ट में आता है, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। कोई भी काम रुका नहीं है, सब काम हो रहा है सुरक्षा के साथ। और जो जैसे कि मामले अगर वहाँ से निष्पादन हो जाते हैं, जैसे जमानत संबंधी कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में निष्पादन हो गया तो वहाँ से फैक्स वगैरह जो आता है तो यहाँ से फिर जेल, कुछ मामलों में आपने देखा होगा कि अब कोर्ट कहते हैं कि आपको बेलर नहीं लाना, आपको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा जाता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? पीआर बॉन्ड कैसे मंगाया जाए और कैसे जेल से वकालतनामा आए? देखिए, पीआर बॉन्ड एक्चुअली में वो पर्सनल रिकॉग्निशन बॉन्ड है, उसमें कोई जमानतदार को खड़ा करना नहीं होता है, किसी को बुलाना नहीं होता है। अगर कोई जेल में बंद है तो एक हम लोग लिख के बॉन्ड बनाकर भेजते हैं वहाँ से सिग्नेचर होकर चला आता है और कोर्ट में दाखिल हम लोग कर देते हैं। कभी कभी कोर्ट खुद मंगा लेती है, मंगा के फाइल को उसको रिलीज कर दिया जाता है। अंत में चलते चलते हमारे दर्शकों को, हमारे अधिवक्ताओं को, हमारे न्यायिक पदाधिकारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सुरक्षित रहें, संयमित रहें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, यही शुभकामनाएं
और यही जी, कोरोना को लेकर बिल्कुल प्रशासन सजग है, सतर्क है, हर तरह की व्यवस्था आपके लिए की जा रही है। जान है तो जहान है। सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे, अपनी ड्यूटी को भी समझे। तो हर तरह से आप सतर्क रहें, सजग रहें और दूरी ही बचाव है। आप जितने भी कोरोना कर्मी हैं उनका सम्मान करें, अपने कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान करें, उसके साथ साथ जो सफाई कर्मी है, पुलिस प्रशासन है, सबका सम्मान करें और बिल्कुल सजग रहे, सतर्क रहे। बिल्कुल। नमस्कार।